नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष आपका स्वागत करता हूं एचपी कम्पिटिटिव फोकस पर। बात करेंगे केमिस्ट्री की एचपी टेट एंड कमीशन के लिए, और ये एनसीईआरटी बेस्ड जो है वो लेक्चर रहेगा। यहाँ पे बात करेंगे हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की। किसकी? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। चलिए देखते हैं आज हम अपनी वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे। एटम्स एंड मॉलिक्यूल बोलता है, एंटोनियो एल लेवोसियर लेड द फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंस बाय एस्टेब्लिशिंग टू इम्पॉर्टेंट लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। तो एंटोनियो ए लेवोसियर जो हैं वो कौन है? फादर ऑफ केमिस्ट्री हैं। सीधा सा क्वेश्चन बन जाता है, हु इज़ द फादर ऑफ केमिस्ट्री? तो आपको बताना है कौन से ऑप्शन पे टिक लगाना है, एंटोनियो लेवोसियर पर। ठीक है, अब इन्होंने केमिकल साइंस की फाउंडेशन रखी। क्या किए इन्होंने? दो इम्पॉर्टेंट लॉ दिए जिनको हम बोलते हैं लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। इनके बारे में देखेंगे कि दोनों लॉज जो हैं वो कौन कौन से थे। द फॉलोइंग टू लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन वर एस्टेब्लिश्ड आफ्टर मच एक्सपेरिमेंटेशंस बाय लेवोसियर एंड जे.एल. प्रोस्ट। तो ये जो दो साइंटिस्ट थे, कौन कौन? लेवोसियर और प्रोस्ट। इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके जो है वो ये दो लॉ जो हैं वो दिए। ठीक है, कौन कौन से हैं? एक पहला लॉ है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और दूसरा है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, या हम इसको और भी बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है? बोलता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। बोलता है कि मास जो है वो कभी भी ना ही डिस्ट्रॉय होता है ना ही क्रिएट होता है जब हम एक केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं। मान लो कि हमारे पास केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ए प्लस बी रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट मिल रहा है हमें सी प्लस डी। ठीक है, तो जो रिएक्टेंट का मास है मान लो कि 10 ग्राम है, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो भी 10 ग्राम ही मिलेंगे। ठीक है, तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास को ना ही तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ये जितना था उतना ही रहेगा। जैसे अब यहाँ पे ए है, ए मान लो 6 ग्राम है हमारे पास, और बी जो है हमारे पास 4 ग्राम है, तो हमें सी और डी जो है वो टोटल 10 ग्राम ही मिलेंगे। नो मैटर, चाहे ये हमारे पास 4 ग्राम हो, चाहे ये हमारे पास 6 ग्राम हो, लेकिन इनका सम टोटल जो है वो क्या होगा? 10 ग्राम ही होगा। अब बात करते हैं अगले लॉ की ओर। अगला लॉ है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। डेफिनेट प्रोपोर्शन, डेफिनेट यानी कि डेफिनेट है, प्रोपोर्शन उस चीज़ का जो मात्रा है वहाँ पे उसका जो प्रोपोर्शन है उसकी बात कर रहा है कि वो डेफिनेट होगा, कांस्टेंट होगा, डेफिनेट होगा। दिस लॉ वाज स्टेटेड बाय प्रोस्ट। ये इंपॉर्टेंट है, तो ये लॉ किसने दिया? प्रोस्ट ने दिया। क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा गया है डायरेक्टली कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन इज गिवन बाय, तो हमारे पास आंसर होगा प्रोस्ट। बोलता है इन ए केमिकल सब्सटेंस, एक केमिकल सब्सटेंस है, मान लो हमारे पास हो गया वाटर, द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। तो इसके एलिमेंट्स क्या हैं? ये हमारे पास सब्सटेंस है, इसका एलिमेंट एक है हाइड्रोजन, एक है हमारे पास ऑक्सीजन, इन दोनों को मिलके ये बना है क्या? वाटर बना है। सही बात है। तो बोलता है कि ये जो एलिमेंट्स हैं वो हमेशा एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में होंगे, मास के डेफिनेट प्रोपोर्शन में होंगे। अब जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितनी है? 2 ग्राम हाइड्रोजन प्लस 16 ग्राम ऑक्सीजन, 16 ग्राम ऑक्सीजन हमारे पास है, तो टोटल कितना हो गया हमारे पास? 18 ग्राम। अगर हम इसको सिंपलेस्ट रेशो में लिखें तो हम बोलेंगे 1 ग्राम प्लस 8 ग्राम। तो ये क्या है? ये प्रोपोर्शन हो गया वाटर का, यानी कि 1 ग्राम हाइड्रोजन जब मिलेगी और 8 ग्राम जब ऑक्सीजन मिलेगी, कंबाइन होगी, तो हमें क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा। क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा। तो ये क्या? एक डेफिनेट प्रोपोर्शन हो गया कि 1 ग्राम हाइड्रोजन होनी ही चाहिए और 8 ग्राम ऑक्सीजन होनी ही चाहिए। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है? ये बता रहा है कि डेफिनेट प्रोपोर्शन है किसी भी केमिकल सब्सटेंस का उसके एलिमेंट्स का, इनकी किसी भी केमिकल सब्सटेंस में उसके एलिमेंट्स का डेफिनेट प्रोपोर्शन होगा बाय मास। तो ये बोलता है हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। बोलता है इन ए कंपाउंड सच एज वाटर द रेशो ऑफ
द मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज 1:8। यही अभी बताया कि 1:8 होती है। वट एवर द सोर्स ऑफ वाटर, हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि वाटर हमें कहाँ से मिल रहा है। अगर हमें वाटर मिल रहा है तो उसमें 1 ग्राम हाइड्रोजन होगा, 8 ग्राम ऑक्सीजन होगी, यानी कि उनका मास की रेशियो जो है वो डेफिनेट होगी। वही मास, अगर हम बात करें, मेरे पास एक वाटर है मेरे पास, और मैं चला गया शॉप में भी वाटर है, तो उसमें क्या होगा, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगी वो 1:8 में होगी, दोनों ही वाटर में, चाहे वो मेरे पास है चाहे वो शॉप में है। ठीक है। 9 ग्राम ऑफ वाटर इज डिकम्पोज्ड, जब ये वाटर जो है हमारे पास H2O होगा, कितना है 9 ग्राम, डिकम्पोज होगा तो हमें क्या मिलेगा, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन मिलेगी, कितनी 1 ग्राम मिलेगी, और 8 ग्राम ऑक्सीजन मिलेगी, कितनी 8 ग्राम ऑक्सीजन मिलेगी। जब कभी भी वाटर जो है वो डिकम्पोज होगा तो हमारे पास 1 ग्राम हाइड्रोजन मिलेगी और 8 ग्राम ऑक्सीजन मिलेगी। तो ये है डेफिनेट प्रोपोर्शन, यानी कि यही मिलेगा। ठीक है। अब देखो, अब कुछ और बात कर लेते हैं। जैसे वाटर की हमने बात कर ली कि रेशो बाय मास कितनी है, 1:8 है। 1 हमारे पास हाइड्रोजन है, 8 हमारे पास ऑक्सीजन है। इसी तरह अमोनिया की बात करते हैं। अमोनिया किस किस से मिलके बना है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलके बना है। तो हाइड्रोजन की रेशो बाय मास कितनी है, यहाँ पे 14 है, और हाइड्रोजन की कितनी है, 3 है। तो ये भी डेफिनेट रेशो होगी। आगे है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन और ऑक्सीजन से मिलके बनी होती है, CO2। तो यहाँ पे कार्बन जो है उसकी रेशो कितनी होगी, 3 होगी, और ऑक्सीजन की रेशो 8 होगी। यही यहाँ पे रेशो बाय मास दी गई है। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगला हमारे पास इंपॉर्टेंट नाम है जिसका नाम है जॉन डाल्टन। एनसीईआरटी में यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है जॉन डाल्टन के बारे में। देखते हैं कि जॉन डाल्टन जो है वो किस तरह केमिस्ट्री से संबंधित है। बोलता है जॉन डाल्टन वॉज बॉर्न इन ए पुअर बेबियर फैमिली, गरीब परिवार में पैदा हुए, कब, 1766 में। कहाँ पे, इंग्लैंड में। ठीक है। ही बिगेन हिज कैरियर एज ए टीचर एट द एज ऑफ 12। तो इन्होंने अपना जो कैरियर है वो स्टार्ट कर दिया टीचर के रूप में, और कितनी उम्र थी उनकी, 12 साल की उम्र में। 12 साल की उम्र में उन्होंने क्या करा, पढ़ाना शुरू कर दिया। 7 years लेटर ही बिकम अ स्कूल प्रिंसिपल, और 7 साल बाद वो एक स्कूल के प्रिंसिपल बन गए। कब, 1793 में। डाल्टन लेफ्ट फॉर मैनचेस्टर टू टीच मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिर उसके बाद वो मैनचेस्टर चले गए, वहाँ पे उन्होंने मैथ्स पढ़ाया, फिजिक्स पढ़ाया, केमिस्ट्री पढ़ाया, एक कॉलेज में। ठीक है। ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज लाइफ देयर टीचिंग एंड रिसर्चिंग। उन्होंने अपना पूरा जो जीवन जो है वो कहाँ पे, टीचिंग में, पढ़ाने में व्यतीत किया और रिसर्च करने में व्यतीत किया। बोलता है इन 1808 में क्या हुआ, ही प्रेजेंटेड हिज एटॉमिक थ्योरी। उसने क्या करा, एटॉमिक थ्योरी दी। किसने, जॉन डाल्टन ने। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जॉन डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी कब दी, तो हमारे पास आंसर होगा 1808 में। विच वाज ए टर्निंग पॉइंट इन हिज स्टडी मैटर, जो कि एक टर्निंग पॉइंट था उनकी स्टडी में या फिर उनकी स्टडी ऑफ मैटर में। देखते हैं, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ऑल मैटर्स वेदर एन एलिमेंट, अ कंपाउंड और ए मिक्सचर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। तो डाल्टन के अनुसार, उनकी एटॉमिक थ्योरी के अनुसार बोलते हैं कि ऑल मैटर्स, जितने भी हमारे पास पदार्थ हैं, चाहे वो एलिमेंट है, कंपाउंड है, मिक्सचर है, वो सभी के सभी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं, और इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं। ठीक है। द पोस्टुलेट्स ऑफ हिज थ्योरी में बी स्टेटेड एज फॉलो। तो उन्होंने उनके पोस्टुलेट्स, उनकी थ्योरी के पोस्टुलेट्स क्या हैं, 7 पोस्टुलेट्स उन्होंने दिए थे। यहाँ पे कितने पोस्टुलेट्स दिए थे, हमारे पास 6 पोस्टुलेट दिए थे। ठीक है। कितने दिए थे, 6 पोस्टुलेट्स दिए थे। और ये 6 पोस्टुलेट्स क्या हैं, देखते हैं। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। तो ये हमने बात कर ली कि सभी के प्रकार के पदार्थ जो हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से बन के मिलके बने हुए हैं, और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं। विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। एटम्स आर इनविजिबल पार्टिकल्स,
एटम्स इतने छोटे होते हैं कि वो दिखाई नहीं देते हैं, तो हम बोलते हैं कि एटम्स क्या है, इनविजिबल पार्टिकल्स हैं। ठीक है, विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शंस। तो यही एटम्स क्या है, ना ही क्रिएट किए जा सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं एक केमिकल रिएक्शन में। आगे बोलता है एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये जो एटम्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं इन मास में आइडेंटिकल, इनका मास बताया जा सकता है और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी बताई जा सकती हैं। आगे है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो एटम जो होते हैं वो अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग एटम्स होंगे और उन अलग अलग एटम्स की अलग अलग मास होगा और अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है, ये बात सही है। आगे एटम्स कंबाइन इन द रेशो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। तो ये एटम जो है वो कंबाइन होते हैं रेशो में, कंबाइन होते हैं होल नंबर रेशो में। ठीक है, और फिर क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं। तो ये एटम्स जो हैं वो रेशो में कंबाइन होंगे, होल नंबर रेशो में कंबाइन होंगे और हमें क्या देंगे, कंपाउंड्स देंगे। अगला पोस्टुलेट है द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। तो बोलता है कि एक कंपाउंड में ये एटम्स जो हैं वो कांस्टेंट होंगे। यही बात हमने कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में पढ़ी कि एटम जो है या फिर मॉलिक्यूल जो है वो कांस्टेंट होंगे किसी भी कंपाउंड में। तो ये जो सिंबल्स हैं, ये देखो, ये सिंबल हाइड्रोजन का, कार्बन का, ऑक्सीजन का, फास्फोरस, सल्फर, ये सिंबल्स दिए गए थे डाल्टन द्वारा ये सिंबल दिए गए थे। फिर उसके बाद IUPAC जो है ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने सिंबल्स कुछ इस तरह दिए हैं, जैसे एल्युमिनियम Al हो गया, ऑर्गन Ar, बेरियम Ba, बोरोन। तो ये सभी के सभी सिंबल जो हैं वो आपको ध्यान में होने चाहिए और इम्पॉर्टेंट भी हैं। ठीक है, तभी आप किसी एलिमेंट्स को पहचान सकते हैं उनके सिंबल से। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगला है हमारे पास एटॉमिक मास। अब ये एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, बोलता है वन एटॉमिक मास यूनिट इज ए मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। बोलना चाह रहा है, ये बोल रहा है कि एक एटॉमिक मास यूनिट जो है वो किसके बराबर होती है, वो 1/12 मास ऑफ वन कार्बन एटम के बराबर होती है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वन एटॉमिक मास क्या होती है, या फिर जो है मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन को हम क्या बोलते हैं, ये किसकी डेफिनेशन है। तो ये एटॉमिक मास की डेफिनेशन है, ये आपको ध्यान में रखनी है। आगे है एटॉमिक मासेस ऑफ फ्यू एलिमेंट्स। अब यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास दिए हुए हैं, जैसे कि हाइड्रोजन का 1 है, कार्बन का 12 है, नाइट्रोजन का 14 है, ऑक्सीजन का 16 है, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, क्लोरीन का, इंपॉर्टेंट है क्लोरीन, 35.5, कैल्शियम का 40। तो ये सब क्या है, एटॉमिक मास हैं इन एलिमेंट्स के, ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। आगे है मॉलिक्यूल। अब ये मॉलिक्यूल क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स। क्या है, एक ग्रुप है 2 या 2 से अधिक एटम्स का दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, जो कि आपस में कंबाइन हुए हैं, केमिकली बॉन्ड हुए हैं, दैट इज टाइटली हेल्ड टुगेदर बाय अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो ये एटम्स जो हैं दो या दो से अधिक एटम जो हैं वो केमिकली बॉन्ड हुए हैं टुगेदर, और ये अट्रैक्टिव फोर्सेस के कारण टाइटली हेल्ड हैं, यानी कि एक दूसरे से चिपके हुए हैं। किस कारण, अट्रैक्टिव फोर्सेस के कारण। किस कारण, अट्रैक्टिव फोर्सेस के कारण। ठीक है, ए मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और ए कंपाउंड दैट इज कैपेबल ऑफ एन independent existence and shows all the properties of that substance। बोलता है कि मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड एज, मॉलिक्यूल को हम किस तरह परिभाषित कर सकते हैं कि यह क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसका, एलिमेंट्स का और कंपाउंड का, जो क्या करता है, जो उस एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज शो करता है, उस एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज शो करता है। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट और डिफरेंट
एलिमेंट्स कैन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। तो एटम्स जो हैं वो सेम एलिमेंट्स के या डिफरेंट एलिमेंट्स के, जैसे कि एटम्स हो गया हमारे पास, ये 2 ऑक्सीजन डायटोमिक मॉलिक्यूल बना दिया, या फिर अलग अलग भी हो सकते हैं, जैसे कि H2+O हो गया हमारे पास, तो ये क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। ये क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। तो इस तरह से या तो ये सेम भी हो सकते हैं एटम्स या फिर डिफरेंट भी हो सकते हैं, और ये दोनों क्या करेंगे, कंबाइन करके क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल। द मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट आर कंस्टिट्यूटेड बाय द सेम टाइप ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूल्स ऑफ मैनी एलिमेंट्स सच एज आर्गन, हीलियम एक्सेट्रा। बोलता है कि कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो एक ही तरह के मॉलिक्यूल से बने होते हैं, जैसे कि आर्गन हो गया, हीलियम हो गया, ठीक है। बट दिस इज़ नॉट द केस विच मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स, लेकिन नॉन मेटल्स में ऐसा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हैंस इट इज़ नोन एज डायटोमिक मॉलिक्यूल। बोलता है कि जैसे कि उदाहरण दिया इसने किसका, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन जो है वो 2 एटम से मिलके बना हुआ होता है और एक डायटोमिक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करता है, जिसको हम O2 कहते हैं। क्या कहते हैं, O2। इफ़ 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन यूनाइट इन ए मॉलिक्यूल इंस्टेड द यूजुअल 2 वी गेट ओजोन। अगर 2 ऑक्सीजन की बजाय 3 ऑक्सीजन यूनाइट हो जाएं, 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन जो हैं वो कंबाइन हो जाएं, तो हमें क्या मिलता है, ओजोन। तब हमें क्या मिलता है, ओजोन। और इसको क्या बोलते हैं, O3। क्या बोलते हैं, O3, ठीक है। द नंबर ऑफ एटम्स कंस्टिट्यूटिंग ए मॉलिक्यूल इज नोन एज एटोमिसिटी। तो जितने भी नंबर ऑफ एटम्स वहाँ पे उस मॉलिक्यूल को बनाने में लगे हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, एटोमिसिटी बोल देते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। द नंबर ऑफ एटम्स कंस्टिट्यूटिंग ए मॉलिक्यूल इज नोन एज इट्स एटोमिसिटी, ठीक है, एटोमिसिटी। अब देखेंगे एटोमिसिटी के बारे में, जैसे कि नॉन मेटल्स ऑर्गन है, इसकी एटोमिसिटी मोनोटॉमिक, यानी कि ये एक ही ऑर्गन है, एक ही हमारे पास क्या है, एटम है। हीलियम, हीलियम भी मोनोएटॉमिक होता है, हीलियम। ऑक्सीजन जो है वो डायटोमिक है, ऑक्सीजन क्या होता है, O2, यानी कि ये 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है, इसलिए इसको हम बोलेंगे डायटोमिक। हाइड्रोजन इज आल्सो ए डायटोमिक, H+H। नाइट्रोजन आल्सो ए डायटोमिक, N+N, N एक एटम, दूसरा एटम। क्लोरीन Cl2 आल्सो ए डायटोमिक, Cl+Cl, ठीक है। फॉस्फोरस ये है टेट्राटॉमिक, कितना है, टेट्राटॉमिक, यानी कि 4, P4, P+P+P+P, 4। जब फॉस्फोरस आपस में कंबाइन होते हैं, एटम्स, फॉस्फोरस एटम्स कंबाइन होते हैं, तब हमें फॉस्फोरस मॉलिक्यूल बनता है, तब हमारे पास फॉस्फोरस मॉलिक्यूल बनता है, और ये टेट्राटॉमिक होता है। इसी तरह सल्फ़र है, सल्फ़र पॉलीएटॉमिक होता है, जैसे कि सल्फ़र 8 हो गया हमारे पास, तो ये है 8 सल्फ़र एटम से मिलके बना है, इसलिए हम बोलेंगे पॉलीएटॉमिक है। ये बहुत सारे एटम से मिलके बना हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं आइंस की। आइंस क्या हैं, कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स कंटेन चार्ज स्पीसीज। बोलता है कि कंपाउंड जो है वो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स होते हैं, हमारे पास क्या है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स होते हैं, वो किससे बने हैं, वो चार्ज स्पीसीज से मिलके बने हैं। किससे, चार्ज स्पीसीज से मिलके बने हैं। द चार्ज स्पीसीज आर नोन एज आइंस, और इन्हीं चार्ज स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, आइंस बोलते हैं, ठीक है, पता लग गया। जैसे कि NaCl है, तो NaCl किससे मिलके बना है, Na, ये सोडियम और क्लोरीन। तो सोडियम के पास प्लस चार्ज है, क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे हमें क्या पता लग रहा है कि एटम्स के पास क्या है, चार्ज है, क्या है, चार्ज है। तो हम इनको बोलेंगे कि ये चार्ज स्पीसीज है, और इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, आइंस बोलेंगे, ठीक है। द नेगेटिवली चार्ज्ड आइंस इज कॉल्ड अनाइन। तो जो नेगेटिवली चार्ज आइन होगा उसको हम अनाइन बोलेंगे, जैसे कि NaCl में ये हमारे पास क्या है, नेगेटिवली चार्ज आइन है, और इसको हम क्या बोलेंगे, अनाइन बोल देंगे, ठीक है। एंड द पॉजिटिवली चार्ज्ड आइन कॉल्ड कैटाइन, और जो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज्ड आइन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम कैटाइन बोल देंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। अब आगे हमारे पास कुछ आइंस दिए गए हैं, उनके नाम, मेटल, नॉन मेटल, और यहाँ पे उनके सिंबल्स दिए गए हैं, साथ में उनकी बैलेंसीज भी दी हुई। ये जो प्लस
1+2 -2 2-, ये सब क्या है, बैलेंसीज हैं, ठीक है। जैसे सोडियम जो है वो क्या है, Na+, इसके पास एक बैलेंसी है। पोटाशियम एक बैलेंसी, सिल्वर एक, कॉपर 1, और आगे है जिनके पास दो बैलेंस, जैसे मैग्नीशियम के पास Mg2+, Ca2+। अभी ये जो है बैलेंसी कहाँ पे काम आएगी, अभी बताएंगे हम आपको कि कहाँ पे ये काम आती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होनी चाहिए। और यहाँ से क्वेश्चंस बनता है हमेशा, हर पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। एल्यूमिनियम Al3+, Fe3+, आयरन होता है हमारे पास, हाइड्रोजन 1+ होता है, हाइड्राइड 1-, इसी तरह क्लोराइड, ब्रोमीन, आयोडाइड, ब्रोमाइड, ये सब। ऑक्साइड के पास O2-, सल्फर के पास S2-, या फिर नेगेटिव। नाइट्राइड के पास N3-। अब ये कहाँ पे काम आते हैं, अभी हम बात करते हैं यहाँ पे। जैसे हमारे पास हमने किसी का फार्मूला लिखना है, किसी कंपाउंड का फार्मूला लिखना, जैसे हमारे पास है NaCl। तो ये NaCl किस तरह से बना, तो हम लिखेंगे यहाँ पे सिंबल N और Cl, NaCl से बन के मिला। और इसकी नीचे लिखेंगे बैलेंसी, क्या लिखेंगे, बैलेंसी कितनी है सोडियम की, 1 है। क्लोरीन की कितनी है हमारे पास, 1 है, तो 1 लिख देंगे। और फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, फिर यहाँ पे Na को मल्टीप्लाई बाय 1 कर देंगे और क्लोरीन को 1 कर देंगे, तो हमारे पास बन गया NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सोडियम आ गया हमारे पास, सोडियम आ गया, क्लोराइड आ गया हमारे पास, क्लोराइड आ गया। इसी तरह और किसी कंपाउंड की बात करते हैं, जैसे अमोनियम क्लोराइड का, किसका, अमोनियम क्लोराइड। यहाँ पे लिखेंगे हम अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड में क्या हो जाएगा, ये देखो अमोनियम का सिंबल लिखेंगे NH4 लिख दिया हमने, सही बात है। उसके बाद हमने लिखना है क्लोराइड का, किसका, क्लोराइड कितना है हमारे पास, Cl सिंबल लिख दिया। अब बात करेंगे बैलेंसी की, किसकी, बैलेंसी की। तो अमोनियम की बैलेंसी कितनी है, 1 है, देखो 1 है, तो हम लिखेंगे 1। क्लोरीन की कितनी है, क्लोरीन की 1 है, क्लोरीन की 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा हमारे पास, NH4Cl। तो ये क्या हो गया, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला हमारे पास आ गया, ठीक है। तो इस तरह से ये जो टेबल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, नेमिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स या फिर सिंबलिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स के सिंबल्स को बताने के लिए, या हम उसका फॉर्मूला बताने के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो टेबल है वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आज यहीं तक करेंगे, ये था हमारा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे मोल कंसेप्ट, जहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो दोस्तों हमारे सब्सक्राइबर पहुँच चुके हैं 460। आप सभी को हमारी वीडियो शेयर करनी है, सब्सक्राइब करवाना है, और हमारा टारगेट है कि हम कितना 500 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी करें, ठीक है। तो ये काम है आपका, है सपोर्ट करना है आपको, और साथ में शेयर करनी है हमारी वीडियो। हमें डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर, जैसे कि इंस्टाग्राम है हमारे पास, टेलीग्राम है हमारे पास, फेसबुक है, वहाँ पे भी हमें ज्वाइन करना है। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।